भारत की आबादी में सबसे बड़ी आबादी वो भी है जो धूम्रपान करती है। लेकिन जैसे कि आपने पता किया है कि भारत उन देशों में से एक है जहाँ पे पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल अगर दिल्ली का लिया जाए तो दिल्ली इस समय पूरे वर्ल्ड में कैपिटल बन चुकी है पॉल्यूशन के मामले में। पर क्या आपको पता है कि पॉल्यूशन आपको किस दिशा में ले जाएगा? ये आपको ले जाएगा सीओपीडी में। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि आपके फेफड़ों का वीक होना। सामान्य अगर भाषा में कहा जाए तो आपके फेफड़े जो आपके जीवनदायी है, यानी जो आपकी लंबी उम्र के द्योतक है, वो फाइनली इन्फेक्टेड हो सकते हैं और वो अपनी एफिशिएंसी यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कम कर सकते हैं। बार बार इन्फेक्शन आना, लंग्स के अंदर कार्बन का जमा होना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अराइज करता है, जिसमें से एक है अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियाटाइटिस या ब्रोंकियल एलर्जिक कंडीशंस या एम्फाइसीमा ऐसी परिस्थिति है कि जो आपके लंग्स के अंदर होने वाले चेंजेस के कारण आपकी बॉडी पे भी इम्पैक्ट लाते हैं। देखिए कि हम सबको पता था कि कोविड काल के अंदर जिनके फेफड़े खराब हो चुके थे, सीटी स्कोर ज़्यादा बताया गया था, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ और फाइनली उनकी डेथ हो गई। आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आप दिन प्रतिदिन अस्थमिक अटैक होते जाते हो तो धीरे धीरे आपके फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अस्थमा क्या है, पहले उसके बारे में जाना जाए। देखिए, अस्थमा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। एक लिमिटेड टाइम के लिए कफ या खांसी होना अस्थमा नहीं होता। अस्थमा के भी अपने अलग अलग फीचर है। अस्थमा फीवर के साथ भी हो सकता है और बिना फीवर के साथ भी हो सकता है। फीवर इडियोपैथिक भी हो सकता है कि जरूर नहीं कि वो अस्थमा के कारण होने वाला फीवर हो। अस्थमा मेनली सीजनल भी हो सकता है, यानी कि जिस तरह से सीजन चेंज होता है आपका अस्थमा एग्रीवेट हो सकता है। उसी के साथ साथ कंजेनाइटल अस्थमा, यानी जन्म के समय या बच्चों में होने वाला अस्थमा, कि वो किसी भी एक एलर्जिक पॉल्यूटेंट जिसका या तो आपको ज्ञात होगा या ज्ञात नहीं होगा, उसके कारण भी आपको अस्थमा अटैक आ सकता है। पर दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों लंग्स को बहुत ही विग्रेसली इम्पैक्ट करते हैं। चूँकि सीजनल अस्थमा या कंजेनाइटल अस्थमा दोनों की परिस्थिति में बूढ़ा काट या किसी तरह के इनहेलर लेकर उसको कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु वो इसका इलाज नहीं है, वो इसको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करने का एक तरीका है। आपको समझना होगा कि अस्थमा होता कैसे। अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि कोई एक पॉल्यूटेंट अगर बाहर से एंटर होता है तो ऑफकोर्स अपने नेजल से लेकर ट्रेकियल तक सभी का सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर कोई पॉल्यूटेंट अंदर जाता है तो डिफेंस सिस्टम का एक्टिवेट होना नेचुरली है, ये होना भी चाहिए। उस समय आपके फेफड़े जाम हो सकते हैं, आपका ब्रोंकियल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहता। जैसे ही इन्फेक्शन खत्म होता है, पॉल्यूटेंट की मात्रा या फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल्स की मात्रा कम हो जाती है, या आप प्रिकॉशन या प्रिवेंटिव मेजरमेंट कर लेते हो तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन अस्थमा में ऐसा नहीं होता। एक बार जाने के बाद में बॉडी उसको बार बार उसी कंटेंट को रिएक्ट करती है, उससे आपके म्यूकोलाइटिक चेंजेस डेवलप होते हैं जो आपके ट्रेकिया में जमा होकर ट्रेकियल की एयरवेज को कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी एयर पासिंग्स को स्लो कर देते हैं या डिफिकल्ट कर देते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन ला देते हैं। उस परिस्थिति के अंदर बहुत ही विजिंग साउंड्स डेवलप होता है। आप अगर देखोगे तो आपको सांस लेने में समस्या आ सकती है और उसके कारण ये और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है कि जब आप किसी प्रकार की डाइट कंटेंट में ऐसा कंटेंट ले लें कि जो आपके अस्थमा को एग्रीवेट करो, आपके म्यूकोलाइटिक चेंजेस को एग्रीवेट करे। जैसे रात के समय में दही का खाना अस्थमा को एग्रीवेट कर सकता है, खीरा खाना अस्थमा को एग्रीवेट कर सकता है। कई बार ऐसी चीज़ें जिनसे गैस बनती है वो भी आपके अस्थमा को एग्रीवेट कर सकती है। तो अस्थमा का पता कैसे लगाया जाए? अस्थमा का पता लगाने के दो बहुत सिंपल तरीके। पहला तरीका है मैनुअल, यानी कि नेचुरल एग्जामिनेशन मैनुअली। किसी भी डॉक्टर जो बहुत ही वेल ट्रेन एंड क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो अपने स्टेथोस्कोप से और आपके मैनुअल एग्जामिनेशन से, आपकी ब्रीथिंग पैटर्न से, आपकी जो हिस्ट्री है, जो डिफ़िकल्टी आपको हुई है, उससे ही पता लग सकता है कि क्या आपको अस्थमा है या नहीं है। दूसरा होता है कि कोई चेस्ट एक्सरे करा सकता है, कोई अपने सीबीसी में करा के अपनी ईएसआर, अपनी सीआरपी लेवल को देखकर पता कर सकता है, और उसी के साथ साथ में कुछ लोग अपने पीएफटी टेस्ट कराकर, अपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराकर अपने लंग्स की कैपेसिटी को देख सकते हैं। तो उसके आगे अगर किसी को सीवियरिटी हो रही है, यानी कई बार अस्थमा की और किसी प्रकार के छोटे ट्यूमर की सिम्टम्स एक ही होते हैं, तो उसको अगर प्राइमरी तौर पर रिडक्ट करना है तो कोई सीटी भी एडवाइस कर सकता है।
लेकिन हमारी तरफ से, वेलक्योर की तरफ से आपको ये निवेदन है या कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट है कि आप पहले मैनुअल एग्जामिनेशन पे ट्रस्ट करके उसके बाद ही आपको आगे इन्वेस्टिगेशन पे जाना चाहिए। अब आता है कि अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स क्या है। बहुत ही सिंपल है, आप कांस्टेंट कफिंग करते रहोगे, कफ जमा होता रहेगा, साथ में चलने फिरने में डिफिकल्टी आएगी, बोलने में भी डिफिकल्टी आएगी, आपका थ्रोट ड्राई रहेगा, एक्सेसिव थकावट बनी रहेगी और सांस आपकी फूलती रहेगी। ये अस्थमा के बहुत ही क्लासिकल फीचर्स साइंस है। साइन और सिम्टम्स को देखने के बाद में हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से अराइज होते हैं। देखिए, अगर अस्थमा को समय पे ट्रीट नहीं किया जाए तो यह बहुत ही सीवियर कंडीशन में डेवलप हो सकता है, जिसको कहा गया है COPD, यानी कि लंग्स के बहुत सारे पार्ट्स को डिफेक्ट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर सकता है और एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि कांस्टेंट ब्रीथिंग डिफिकल्टी के कारण आपको ऑक्सीजन पर भी जाना पड़ सकता है। तो इससे बेटर है कि आप इसका इलाज या ट्रीटमेंट समय पे लें और उससे भी ज़्यादा ईजीएस्ट है कि आप प्राकृतिक रूप से इसका इलाज कीजिए। तो देखिए कि अस्थमा को इलाज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इम्यूनिटी डेवलपमेंट करनी होती है। तो मेरे पास जो आंवला है आप देख रहे हो, ये आंवला आपको एक गर्म पानी में डुबो देना है 10 मिनट के लिए, ताकि इसके फाइबर है वो थोड़ी सी नमी प्राप्त कर ले और उसके बाद में इसको सुबह कच्चा खा लेना है। ये आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करके रहेगा। दूसरा कारण है कि अस्थमा में आपका ब्रोंकियल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और म्यूकस बहुत सारा फॉर्मेशन हो जाता है। उसको निकालने के लिए आपको नीलगिरी ऑयल की स्टीम करनी चाहिए। 2 ड्रॉप आपको पानी में डालना है और उसको उबाल लेना है अच्छे से, मतलब बॉईल कर लेना है। और आपको अपनी थ्रोट की और नेजल की दिन में 2 बार स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम लेने के साथ साथ आपको गरारे भी करनी चाहिए कि वो भी आपके जो अपर पार्ट है रेस्पिरेटरी का, उसको थोड़ा सा हीट देता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो सकता है। एक प्रक्रिया होती है कुंजल प्रक्रिया। वैसे कुंजल प्रक्रिया पेट के एक्सेसिव एसिड को बाहर निकालने के लिए होती है। अगर आपको याद हो तो कहा जाता है कि केला खाने से कफ बढ़ता है। तो आपने कभी सोचा होगा कि केला खाने से कफ कैसे बढ़ता होगा? क्योंकि केला अपने आप में म्यूकोलाइटिक और कोल्ड नेचर का होता है। जैसे ही इसोफेगस के थ्रू पास होता है, ये अपने जो ठंडा टेम्परेचर वेरिएशन है वो इवन ट्रेकिया को भी पास करता है। इसलिए कहा गया है कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे कफ कोल्ड हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि कुंजल प्रक्रिया के अंदर गुनगुने पानी से अगर कुंजल क्रिया करते हो, यानी कि 6 से 7 गिलास पानी पीने के बाद वॉमिटिंग करना गुनगुने पानी से, तो वो आपके ट्रेकिया को भी हीट ट्रांसमिट करता है और उससे जो पड़ा हुआ म्यूकस है वो छिटक कर बाहर आ सकता है। तो वही बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है अगर आपने इसोफेगस को के थ्रू अगर हीट ट्रांसमिट करके अपने ट्रेकिया को डायलेट करें। दूसरा है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें कि जो पित्त की प्रकृति को बढ़ाती है, जैसे जिंजर, काली मिर्च, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, नींबू और एक लौंग और तेज पत्ता को अपनी सब्जी में यूज करना चाहिए। लौंग और तेज पत्ता भी अपने आप में एक्सपोरेंट है जो आपके फेफड़ों से पुराने कफ को बाहर निकालते हैं। अब बात आई है कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट में। आप जिंजर ऑयल प्लस तिल ऑयल एप्लीकेशन चेस्ट पे कर आप ब्रोंकियोडाइलेटेशन कर सकते हो। जिंजर मेरे हाथ में साबुत है, पर आप मार्केट में इसका ऑयल भी मिलता है। 2 ड्रॉप जिंजर ऑयल के, 2 ड्रॉप नीलगिरी ऑयल के, 4 ड्रॉप 1 चम्मच तिल में मिक्स करके आपको चेस्ट पे लगा लेने हैं। चाहे छोटा बच्चा हो या चाहे किसी भी एज में हो, ये नुकसान नहीं करता है। चेस्ट पे लगाने के बाद में गर्म टॉवेल को निचोड़ कर इसको अपने चेस्ट पे आपको प्लेस कर देना चाहिए। ये आपके ब्रोंकियल को डायलेट भी करेगा और आपके फेफड़ों में जमा कफ को बाहर भी निकालेगा। अब जो एक ट्रीटमेंट आता है वो आता है मेडिसिन ट्रीटमेंट, यानी कि फाइटोकेमिकल ट्रीटमेंट। मेरे हाथ में एक लीव है, इस लीव को कहा गया है अड़ुलसा। अगर आप गूगल पे पढ़ेंगे तो इसका नाम अड़ूसा भी बोला गया है। अड़ूसा परंपरा रूप से इसी चीज के लिए, लंग्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज की गई है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों में इसका काढ़ा, इसकी सिरप बनाकर उसके पुराने से पुराने लंग्स की कंडीशंस को ठीक किया गया है। क्योंकि अगर आप इसको पौधे को घर पे लगा लेते हो अड़ूसा को, तो आपको सिर्फ ये एक पत्ता ऐसे करके खा लेना है और गुनगुना पानी पी लेना है। ये आपके फेफड़ों में बहुत आराम देगा। इसके अंदर एक फाइटोकेमिकल होता है जो आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, यानी कि आपके जो एयर पैसेज है उसको फैला के रखता है ताकि आप इजी ब्रीथ कर सको। आपने एक कैप्सूल के बारे में सुना होगा, इजी ब्रीथ, जिसको पानी में डालकर इनहेलेशन किया जाता है।
लेकिन अगर आप अड़ू लेते हो तो ये परमानेंट रूप से आपका किसी भी लंग्स प्रॉब्लम, चाहे वो अस्थमा ही नहीं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो या चाहे वो कुछ और कंडीशंस हो लंग्स की, उसको वो ठीक करता है। तो आप चाहो तो इसका काढ़ा भी बना सकते हो। इसके 2 से 4 पत्तों को पीस कर उसको पानी में उबाल कर, पीसने के बाद पानी में उबाल लो, छान के ठंडा करके जो क्रीम कलर का काढ़ा बनता है आपको उसको पी लेना है। अगर दिन में 3 बार पीते हो, छोटे बच्चे भी दिन में 3 बार पी सकते हैं, अगर आप पीते हो तो ये आपके पुराने कफ को बाहर निकालता है और अस्थमा को ट्रीट करता है। देखिए कि मेरे पास एक फ्लावर और है जिसको हिबिस्कस यानी गुड़हल का फ्लावर कहा गया है। इसके अंदर भी एक फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा गया है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके लंग्स को फैला के रखता है, यानी कि आपके फेफड़ों को फैलाता है, ब्रोंकोडायलेशन करता है, म्यूकस को बाहर निकालता है। देखिए, आप में से बहुत लोग ऐसे जो चाय तो पीते हैं, कुछ लोगों को ग्रीन टी की भी आदत है, किसी को नॉर्मल टी की भी आदत है, पर अगर आप हिबिस्कस टी पीते हो तो न कि ये ओनली आपका आपका लंग्स डिटॉक्स करता है, बल्कि वेट लॉस से लेकर स्किन, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। आपको इसके आगे की डंठल निकाल देनी है और पीछे की ये डंठल निकाल के जो पेटल्स बचते हैं, इन पेटल्स को आपको पानी में डालकर 2 कप पानी में डालकर इस तरह से बॉयल करके जब पौना कप रह जाए, यानी कि जब इसका कलर बाहर आ जाए, तब आपको ये छानकर शाम के समय पी लेना चाहिए। ये आपके एक तरह से बहुत ही नेचुरल रेमेडीज है कि अगर आप इसको कॉन्स्टेंट अगर 12th मंथ भी करते हो, इसको बंद करने की जरूरत भी नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फ्लावर है, प्लांट बेसिस है, नेचुरल है, आप इसे घर पे भी उगा सकते हो। तो डेफिनेटली ये बिना केमिकल रहित ये आपको ठीक कर देगा, आपके लंग्स की कंडीशन को ठीक कर देगा। इसके बाद देखो आखिर आता है कि लंग्स की एक्सरसाइज। मैंने ये देखा है मेरे बहुत सारे पेशेंट में कि उन लोगों को अस्थमा या श्वास संबंधी या लंग संबंधी समस्या ज़्यादा हुई है जो मोटापे से ग्रसित है, यानी जो चल नहीं पा रहे, जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। उस परिस्थिति में क्या होता है कि उनके लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है और थोड़ा चलने पर भी उनकी श्वास फूलने लग जाती है। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए? देखिए, कुछ लोग तो जो एक्सरसाइज कर सकते हैं उनको विग्रस वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, सूर्य नमस्कार ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर जो नहीं कर पा रहे उनको भी अपने लंग्स को एनहेंस करने के लिए प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। प्राणायाम में सबसे जो मुख्य प्राणायाम है वो भस्त्रिका और कपालभाति है, जो आपके फेफड़ों को विग्रसली एक्सरसाइज करवाता है या विग्रसली मसाज कराता है आपके फेफड़ों को, और आपके फेफड़ों को फैलने की क्षमता को बढ़ाता है। तो अगर आप कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उससे आपके अस्थमा में बहुत फायदा हो सकता है। दूसरा प्राणायाम होता है हीटिंग प्राणायाम। देखिए, जिनको भी अस्थमा, कफ या कोल्ड है उनको कोल्ड प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, जिनको शीतल प्राणायाम कहा गया है, जैसे सिंहासन, शीतली, शीतकारी, सदंता, ऐसे प्राणायामों को नहीं करना चाहिए। उन्हें चंद्र अनुलोम विलोम, चंद्र भेदना, ऐसे प्राणायामों को नहीं करना चाहिए। लेकिन वो प्राणायाम जो हीटिंग प्राणायाम है वो करना चाहिए। हीटिंग प्राणायाम का एक और फायदा है कि ये आपके BMR को बढ़ाते हैं, यानी आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के आपकी बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, और वो आपके फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपका वेट भी घटेगा बिना कुछ किए हुए, साथ साथ में आपके लंग्स के लिए भी अच्छा है। हीटिंग प्राणायाम के अंदर 3 प्राणायाम बहुत प्रमुख है। उसमें है उज्जयी, सूर्य अनुलोम विलोम और सूर्य भेदना। सूर्य का मतलब सन और सन का मतलब बर्निंग। ये आपके फैट को भी बर्न करेगा, कफ को ही बर्न करेगा और आपके फेफड़ों को फैला के रखेगा। सूर्य अनुलोम विलोम बहुत ही सिंपल प्राणायाम है। लेफ्ट को बंद करना है, राइट से लेना है और राइट से ही छोड़ना है। इसका नाम है सूर्य अनुलोम विलोम। सूर्य भेदना का मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह को क्रॉस करना, राइट से लेकर लेफ्ट में छोड़ना, राइट से लेकर लेफ्ट में छोड़ना, इसको सूर्य भेदना प्राणायाम कहा गया है। अगर आप ये प्राणायाम करते हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके लंग्स और अस्थमा की डिसीज के लिए। इसी के साथ एक एक्सरसाइज आपको और करनी चाहिए। घर में आपके बड़े बुजुर्ग जो लोग भी हैं उनको भी आपको ये सलाह देनी चाहिए, और चाहे आप यंग हो, चाहे आप कितनी भी तरह से आपको अपने आप को फिट समझते हो, पर याद रखिएगा कि आपको अपने लंग की कैपेसिटी कितनी है उसका पैरामीटर पता ही नहीं होता। तो आपको स्पायरोमीटर के थ्रू इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्पायरोमीटर एक इक्विपमेंट होता है जिसमें 3 बॉल्स होती है और उन बॉल्स के साथ एक पाइप जुड़ा हुआ होता है। उस पाइप को आपको जोर से उसमें से इनहेल करना है, इस तरह से। जैसे आप इनहेल करेंगे वो बॉल ऊपर चढ़ के उसके ऑप्टिमल लेवल को टच कर जाएगी।
अगर वो सही तरह से टच करती मतलब आपके फेफड़े फिट है, फाइन है। अगर नहीं करती तो जब तक वो टच नहीं करती तब तक आपको उसको 3, 4, 5 या 10 दिन लगातार एक्सरसाइज करके उसको अचीवमेंट में लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरा यकीन मानिए कि आपको फेफड़ों या श्वास के संबंधी दिक्कतें नहीं होगी, बल्कि आपके फेफड़े गर्म होंगे, उनकी एक्सरसाइज होगी, उनकी मसाजेज होगी और वो पुराने कफ को बाहर निकाल देंगे और आपको अस्थमा में रिलीफ देंगे। एक बात और है, देखिए कि हिंदू धर्मशास्त्रों में सबसे मुख्य कहा गया है प्राणायत स्वाहा, यानी प्राण ही है तो सब कुछ हम अपने आप को ग्रहण कर सकते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद इतनी प्राणायामा, यानी कि गति जो श्वास के अगर एक निश्चित रूप में रहे तभी समझना चाहिए कि हमारे यहाँ लंग्स ठीक है। अगर आप ऐसे श्वास ले रहे हो तो आपका लंग्स ठीक नहीं है, या आप ऐसे ले रहे हो तो भी आपका नहीं है। एक प्रकार की निश्चित लयबद्ध गति ही आपका श्वास का शुद्ध श्वास का द्योतक है। हिंदू धर्मशास्त्रों में इसीलिए पूजा के बाद में शंख का उद्घोषण करने के लिए कहा गया है। लेकिन चूंकि आजकल हम अपने आप को बहुत मॉडर्न समझने लगे हैं और हम रिलीजियस को साइंटिफिक नहीं मान के उसका कह सकते हैं कि उसको इतना तवज्जो नहीं दे रहे, उसी कारण हम बहुत ही समस्या से ग्रसित हो रहे। आज हर घर में मुझे नहीं लगता कि किसी को शंख बजाना आता है। आपको अपने घर में बच्चों को और अपने आप को शंख बजाने की कला सीखनी चाहिए। जो लोग शंख, बांसुरी, ढपंग ये बजाते हैं उनको लंग्स की समस्या कम होती है। कम से कम शंख बजाने से तो आपके फेफड़ों, आपके चिन, आपकी मैक्सिलरी, आपका जो नेक है उसके ऊपर बहुत अच्छा तनाव पड़ता है। मैं आपको बता दूं, जो लोग चिन के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी जॉ लाइन नहीं होती या चिन नहीं होती, उनको तो शंख बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाने में एक्सट्रीम तनाव उत्पन्न होता है आपके चीक पे या आपके गालों पे। तो अगर आप शंख बजाते हो तो गाल से लेकर आपके लंग्स तक सभी का डिटॉक्स हो सकता है, यानी उनका फैलाव हो सकता है। तो शंख बजाने की प्रक्रिया को अपनाइए। 1 से 2 मिनट का समय लगता है पर ये आपको बहुत फायदा देगा। अब हम बात करेंगे अस्थमा में पथ्य और अपथ्य की। मैंने जितने भी ट्रीटमेंट बताए बहुत इजी है, बिना केमिकल के हैं, बिना मेडिसिन के हैं, इसको आपको करना चाहिए। आप डेफिनेटली इससे आप बाहर आ पाओगे। साथ साथ अगर आप ओबेज हो तो वेट को कम कंट्रोल करो, स्मोकिंग करते हो तो अभी क्विट कर दो, पॉल्यूशन वाले एरिया में हो तो गरारे और जल नीति को अडॉप्ट कर दो। अगर आप हुक्का या अल्कोहल भी लेते हो तो उसकी मात्रा को भी सीमित कर दो, क्योंकि अगर लंग्स है तो ही आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। हम बात करेंगे पथ्य और अपथ्य की।